हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, जो हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसके 60 क्वेश्चन रह गए थे, जो कि मैंने बोला था कि सेकंड पार्ट में मैं इसकी बताऊंगा। तो ये सेकंड पार्ट है, सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारे टेक एग्जाम चैनल पर महत्वपूर्ण अपडेट, जो भी रिक्रूटमेंट निकलते हैं, वो आपको जानकारी मिलती रहती। ITI संबंधित जितनी भी वैकेंसी निकलती वो जानकारी मिलती रहती। एंड DRDO सेप्टेम्बर 10 का जो पेड कोर्स है वह फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपने अगर सिलेबस देखा हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो DRDO पूछता है, वो देखो जो ड्राइंग हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, उस थ्योरी से भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो कि हाई लेवल के थोड़े से। तो प्रीवियस ईयर सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर को देख के ही हमने कोर्स बनाया। उस कोर्स को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। चलिए आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, कुछ भाई लोग कि ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का ये पेपर है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि DMRC का पेपर है। आप इसके चक्कर में मत पड़े रहिएगा कि विक्रम साराभाई का है या DMRC का पेपर। जो है आपको सिलेबस के अनुसार क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। जो मैंने पेपर बनाया है, पता है कि DRDO कहीं भी पेपर प्रोवाइड नहीं कराता, कहीं आपको पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेमोरी बेस्ड सिलेबस पे आधारित पेपर बनाया गया है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी, इसलिए मैं ये पेपर डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करिएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का कि चादर धातु यानी कि सीट मेटल की मोटाई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो आपको पता होगा कि वायर गेज जो हमारा होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, यहाँ पर SWG जो होता है, SWG भी कभी कभी लिखा आता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। उससे हम वायर का डाया भी माप सकते हैं एंड सीट की मोटाई भी माप सकते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर वायर गेज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर के। यहाँ पर देखिए पावर ट्रांसमिशन से DRDO में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल पक्का लिख लीजिएगा। वेल्डिंग से पावर ट्रांसमिशन, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से DRDO 102 क्वेश्चन पूछता है। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपके लिए जो हमारा कोर्स है उसमें बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। आपके लिए मैंने इतना मटेरियल बनाया है कि एक लिमिटेड भी है, कम भी है, और आपके 3 से 4 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा। मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, जो आएगा वही आपका यहाँ पर हमने स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है। सो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई पेड नहीं होगा कोर्स, आपके लिए कोर्स फ्री मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही मिलेंगे। सो आपको सब्सक्राइब करके रखते रहिए, सब जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। किस पावर ट्रांसमिशन में स्लिपेज होते हैं। यहाँ पर बोला किस पावर ट्रांसमिशन में स्लिपेज होती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बेल्ट में स्लिपेज होगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पर चेन में स्लिपेज नहीं होगी, स्प्रोकेट में स्लिपेज नहीं होगी, गियर में तो बिल्कुल स्लिपेज होगी ही नहीं। ये सब पॉजिटिव ड्राइव है। यहाँ पर पूछा जाता है कि पॉजिटिव ड्राइव है तो यहाँ पर गियर दिया रहता है या फिर चेन दिया रहता है। स्प्रोकेट, ये सब पॉजिटिव ड्राइव है। बेल्ट में स्लिपेज होती है, इसलिए पॉजिटिव ड्राइव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का। यहाँ पर देखिएगा कि बोला गया है मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन अवयव के सही विकल्प का चयन करें। यानी कि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है। तो आपके लिए पता होगा कि मीडियम कार्बन स्टील में हमारे 0.3 से लेकर 0.75% होती है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में से किस अपघर्षण का प्रयोग अलोय धातुओं की लेपिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि अपघर्षण अलोय धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो हम नॉन फेरस मेटल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारा एब्रेसिव होता है, वहाँ पर हम नॉन फेरस मेटल यानी कि अलोय धातुओं की लेपिंग के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 65 नंबर का। देखिए जो DRDO नॉन टेक्निकल पूछता है वो भी थोड़ा सा अच्छा ही पूछता है। यानी कि अगर आपने NPCIL बार के जितने DAE के डिपार्टमेंट हैं उनका अगर आपने एग्ज़ाम दिया है
तो वहाँ पर तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही लो लेवल का पूछा जाता है। यहाँ पर DRDO अगर आपने इसरो का दिया है तो ठीक है, मान सकते हैं कि इसरो में जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा है तो उसी लेवल से DRDO में क्वेश्चन आते हैं। तो DRDO को हल्के मत लेना, मैं बोल रहा हूँ हर एक वीडियो में कि DRDO की तैयारी हल्के मत लेना। DRDO की तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी अगर आप वास्तव में DRDO में जॉब पाना चाहते हो तो। यहाँ पर बोला गया कि हेक्सा ब्लेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है। हेक्सा ब्लेड हाई स्पीड स्टील से बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है, हाई क्रोमियम स्टील से बना होता है, या लो कार्बन स्टील से। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा हाई स्पीड स्टील। आपने पढ़ा होगा हाई कार्बन स्टील, अगर यहाँ पर हाई कार्बन स्टील होता तो हमारा यहाँ पर लेकिन है तीसरे ऑप्शन में, लेकिन क्या दिया गया कि हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाई स्पीड स्टील हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस पार्ट में नॉन टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी आपको डिस्कस कराऊंगा। इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, GS भी है, GK है और मैथ भी है आपका, वो भी डिस्कस मैं आपके लिए करा दूंगा। और हमारे कोर्स में नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, तो आपको चैनल पर बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का। विच मार्किंग मीडिया वैन यूज्ड ऑन फील्ड और मशीन फाइल्ड और मशीन फिनिश्ड सरफेस गिव वेरी क्लियर लाइन बट टेक मोर टाइम फॉर ड्राइंग देन अदर मीडियम। यहाँ पर बोला गया है कि वह मार्किंग मीडिया कौन सा है जो फाइल और मशीन किए हुए सरफेस पर बहुत ही क्लियर लाइन बनाता है, किंतु वहाँ पर सूखने में जो अनमार्किंग मीडिया उनके अपेक्षा अधिक टाइम लेता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रेसियन ब्लू। आपने पढ़ा होगा कि प्रेसियन ब्लू बहुत ही वेरी क्लियर लाइन यहाँ पर बनाता है, बहुत ही पतली लाइन बनाता है, जैसी एक्यूरेसी अच्छी आती है। और वाइट बास सेलुलोज लेकर जो कॉपर सल्फाइड जो है इनके अपेक्षा अधिक टाइम लेता है सूखने में, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। नॉर्मली हम वाइट बास मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं, आपके लिए पता होगा, आपने शायद किया भी होगा, मैंने तो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब ITI किया था, जब हम जॉब बनाते थे तो हम वाइट बास का यानी कि चाक पाउडर का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं। तो जो लेप टूल होते हैं, जो लेप होते हैं, वो हमारे कास्ट आयरन के बने होते हैं, आपके लिए पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का। यहाँ पर बोला गया गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए, देखिए समझिएगा, गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए पतली चादरों के रूप में समतलीकरण किए जाने की क्षमता को निम्नलिखित में से किस गुण द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ पर भाषा देख कितनी अलग लिखी गई है, लेकिन इसमें जो हमारी मेलेबिलिटी गुण होता है उसके बारे में पूछा गया है कि हम धातु का वह कौन सा गुण है जिससे हम चादर के रूप में ढाला जा सकते हैं, चादर के रूप में बना सकते हैं। तो हमारी वो होती है मेलेबिलिटी। इलास्टिसिटी आपके लिए पता होगा कि अब जब हम कोई भी बाहरी बल लगाते हैं तो हमारे धातु में यानी कि बेंड हो जाती है, जब हटाते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो हमारा वो होता है इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी होता है कि जब हम धातु पर कोई भार डालते हैं तो वो स्थायी रूप धारण कर लेती है, वो होती है हमारी प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी जो होती है जिससे कि हम किसी भी धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं, वो टूटती नहीं है, वो हमारा डक्टिलिटी का गुण होता है। देखिए मेटल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, तो आपको मेटल प्रॉपर्टी तो अच्छे से आना ही चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको अभी तक नहीं आता है तो हम तो अच्छे से डिस्कस करा देंगे आपके लिए, और मैंने शायद इसमें करा भी दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, निमी फिटर थ्योरी करके वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल डिफरेंस कोइड बिटवीन द सरफेस स्पीड ऑफ द बेल्ट एंड पुली इज रेफर्ड टू विच टर्म। यहाँ पर बोला गया कि जो वास्तव में डिफरेंस होता है सरफेस स्पीड एंड बेल्ट, यहाँ पर जो बेल्ट और पुली के बीच होता है उस टर्म को क्या बोलते हैं। जब हमारी पुली है, ये हमारा बेल्ट है, अगर इसके बीच हमारा कोई भी यहाँ पर डिफरेंस होगा तो उसे हम स्लिप ही कहेंगे ना, स्लिप ही होगा। बेल्ट ड्रेसिंग तो कहेंगे नहीं, क्रीप कहेंगे नहीं। बेल्ट लेंथ हमारी होती है, क्रीप एक पुली पर दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्लिप। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। यहाँ पर देखिए गहराई प्रमापी यानी कि डेप्थ गेज का उपयोग निम्नलिखित में से किसका मापन करने के लिए किया जाता है। तो डेप्थ गेज का सिंपल सी बात है, ना दिखाई देने वाले छेद की गहराई, छिद्र की गहराई, भीतरी व्यास, बाहरी व्यास। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमारा अगर 4th नंबर का ऑप्शन ब्लाइंड होल की गहराई नहीं दी होती
तब हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन इसमें ब्लाइंड होल की गहराई दी हुई है तो ना दिखाई देने वाला छेदी गहराई ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर के, इन विच टाइप ऑफ लॉकिंग ए नट, यहाँ पर बोला गया इन विच टाइप ऑफ लॉकिंग अ नट इज हैविंग रेज्ड हाइट एंड स्लॉट ऑफ द रेज्ड पोर्शन। यहाँ पर कैसल नट के बारे में मैंने पहले बताया था कि हमारा कैसल नट जो होता है वहाँ पर ऊपर वहाँ पर स्लॉट कटा होता है तो वहाँ पर हम तार फंसा के उसे लॉक कर देते हैं। तो भाई इसमें बोला गया है कि भाई कौन सा नट है जिसमें उसकी हाइट पे स्लॉट कटे होते हैं, वहाँ पर रेज्ड होता है। तो यहाँ पर कैसल नट हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ वर्क द हाफ राउंड फाइल इज यूज्ड। हाफ राउंड फाइल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो हाफ राउंड फाइल का उपयोग कर्व सरफेस के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस्पात निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु। स्टील जो हमारी है वो लोहा और कार्बन की मिश्र धातु। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 74 नंबर का, यहाँ पर बोला जा रहा है द कंपाउंड रेस्ट इज फिटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारा कंपाउंड रेस्ट निम्नलिखित में से कहाँ फिट होता है, तो क्रॉस स्लाइड पर लेथ मशीन तो आपने पढ़ी ही होगी। ये तो लेथ मशीन का बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन लेथ मशीन से डीपली क्वेश्चन पूछेगा DRDO। यहाँ पर क्रॉस स्लाइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस स्लाइड के ऊपर ही हमारा कंपाउंड रेस्ट है जो फिट होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, पिटवा लोहा रॉट आयरन में कार्बन अवयव के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो रॉट आयरन में बहुत ही कम कार्बन प्रतिशत होती है, तो आपके लिए पता होगा यहाँ पर सबसे कम ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, नहीं तो 0.001 से लेके 0.02 तक होती है इसमें, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका डी हो जाएगा 0.02 से 0.005। तो ये 75 क्वेश्चन है जो आपके टेक्निकल थे। इसमें आप आ गया आपका नॉन टेक्निकल पार्ट, जो 5 क्वेश्चन है वो मैं और आपको डिस्कस करा दूंगा। यहाँ पर आप नॉन टेक्निकल पार्ट को देख लीजिएगा। तो नॉन टेक्निकल में आप देखिएगा GS का जो पार्ट उसमें नॉन टेक्निकल में जोड़ते हैं, उसमें क्वेश्चंस आपसे कहीं से ही पूछ सकता है। उसमें साइंस भी पूछ सकता है, हिस्ट्री पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध रिपोर्ट द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2016 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पर 118वां स्थान हमको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में किस संग्रहालय को देखने सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। दुनिया का बाद कौन सा संग्रहालय जिसमें सबसे ज़्यादा लोग देखने को जाते हैं, तो वो हमारा लोवर पेरिस संग्रहालय है, लोवर पेरिस संग्रहालय। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित हैं। यहाँ पर फ्रांस जो देश है वहाँ से ये स्वतंत्रता समरूपता का जो हमारे संविधान में है फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान के मूलभूत कर्तव्यों के विचार को लिया गया था। तो सोवियत संघ से, USSR से हमने सोवियत संघ के विचार यानी कि मूलभूत कर्तव्यों को लिया था सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य गन्ने के अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न करता है। वो हमारा महाराष्ट्र है, क्योंकि उस साइड में गन्ने ज़्यादा होते हैं और उसके अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न करता है महाराष्ट्र। अभी ये तो करंट का ही क्वेश्चन है, अभी यहाँ उसका हुआ है उत्पादन चालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति को 1993 में नियुक्त किया गया था। तो DR मेहता समिति को 1993 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है, निम्नलिखित देशों में से किससे विधानमंडल प्रकार की सरकार शुरू हुई थी। किससे हुई थी, तो इंग्लैंड से हुई थी। देखिए जनरल जो GS का जो पार्ट है वो हम आपके लिए उसकी क्लासेस भी प्रोवाइड करा देंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 40 में से वहाँ पर 20 नंबर भी ला ले, तो जो 40 नंबर का हमारा सेक्शन A वहाँ पर दिया गया है, अगर उसमें से आप 20 नंबर भी ला लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस कट ऑफ बताया है, वहाँ पर 150 में से अगर आप 100 नंबर ला लिए, 150 में 100 नंबर ला लिए तो स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, और फाइनल सिलेक्शन में 76, 75, 74 एक कट ऑफ गया। तो देख सकते हो
50% पे वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, जो हम बताएंगे आपके लिए कौन सी बुक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आप पढ़ते रहिएगा और अपने हिसाब से ही पढ़ते रहिएगा। आपको लगे कि मेरी इतनी वीक तैयारी, इतनी हाई तैयारी, तो उस हिसाब से भी पढ़ते रहिएगा, आसानी से आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन थी? तो वो हमारी शांति रंगास्वामी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोला जा रहा है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो सिडबी की स्थापना की गई थी, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में गरीबी हटाओ गरीब उन्मूलन का नारा दिया गया था? तो दूसरा, यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर कौन सा है? तो वो हमारा लापेज है। कौन सा है? दुनिया का। यहाँ पर भारत का नहीं पूछा गया, पूरे वर्ल्ड का पूछा गया। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है लापेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अनुमोदित करने का प्राधिकार है? तो वो किसके पास है? राष्ट्रीय विकास परिषद के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का है भारत के संविधान के कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान के 22 भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस समिति ने नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। देखिए इसमें अब जैसे कि देख लीजिए 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो वहाँ पर जीएस के 20 पूछेगा, 15 पूछेगा, 10 पूछेगा। सेक्शन ए में 40 नंबर के पार्ट में कुछ कहा नहीं जा सकता। साइना नेहवाल ने 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार वहाँ पर 2016 में प्राप्त किया था। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का चयन किया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। किस महानतम ग्रीक दुखांत नाटककार माना गया है? नाटककार माना गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा सोफोक्लिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का। दुनिया में कौन से देश में सबसे घनी जनसंख्या है? तो जो मकाऊ देश है उसमें बहुत ही घनी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह की सतह का अन्वेषण करने के लिए सोवियत संघ ने वेनेरा 3 को लॉन्च किया था? तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो शुक्र ग्रह है उसके लिए सोवियत संघ ने वेनेरा 3 को लॉन्च किया है। यहाँ पर अब आ गए क्वांटिटेटिव एबिलिटी से क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस यहाँ पर टाइम लगेगा तो मैं जल्दी जल्दी आपको डिस्कस करा देता हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर की लंबाई वाला एक जीवा 24 सेंटीमीटर की लंबाई वाला एक जीवा किसी वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। आपके लिए कोई वृत्त यहाँ पर दिया गया है और जीवा की लंबाई कितनी दी गई है? जीवा की लंबाई यहाँ पर एक सेंटर है, मान लेते हैं इस सेंटर इसका, ये जीवा की लंबाई हो जाएगी 24 और यहाँ पर दिया गया है 9 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 9 सेंटीमीटर। तो आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय तो पता होगा, 24 की आधा हो जाएगी 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और हमारा कर्ण आपके लिए निकालना है। तो यहाँ पर 9 9 81 हो जाएगा, 12 12 में 144 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ दीजिएगा और इसका स्कोर जो निकल के आएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अपन जोड़ देते हैं, यहाँ पर कितना हुआ था 114 और 144 और 81, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 8 5 12 225 किसका स्कोर होता है? यहाँ पर जैसे कि कर्ण हमने जो माना था यहाँ पर स्कोर माने तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, इसका रूट निकल गया 15, तो हमारा 15 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैथ के तो सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने अभी बताया था कि जैसे कि एवरेज हो गया, लघुत्तम हो गया, एलसीएम हो गया, परसेंटेज हो गया, अपना क्रैमूल से जो चैप्टर होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सब क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा ये भी आते हैं जैसे 95.75 0.2444 की गुणनफल दशमलव के दाईं ओर कितने अंक? तो 4 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, 2 यहाँ पर मिल जाएंगे, तो 6 हमारे हो जाएंगे दशमलव के दाईं ओर। दशमलव के दाईं ओर तो आपका दाईं ओर इधर हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो ठीक है, दशमलव के दाईं ओर आप कितने होगा? 6 अंक होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजें जो 1259, 1528, 1935 को विभाजित कर सकती है और हर एक में उसका शेषफल समान होगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन से ही बना लेते हैं। सबसे पहले हम 13 ही पे देख लेते हैं। जैसे कि 1259 में आप 13 का भाग दोगे, 1259 जब आप 13 का भाग दोगे तो यहाँ पर अब जब 1259 में 13 का भाग दोगे तो आपका 11 शेष बचेगा। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप 11 शेष बचेगा। और 1558 में भी जब आप भाग दोगे तो आपको 11 शेष बचेगा। 1935 में भी आप भाग दोगे 11 शेष बचेगा। सिंपल ये भाग देना, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऑप्शन से ही वहाँ पर चेक करिए। और इसमें बोला गया बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऑप्शन में पहले सबसे बड़ी संख्या देख लीजिएगा। यहाँ पर आप 14 से भाग दोगे तो इसमें तो 11 शेष बच जाएगा, लेकिन आपको 1558 में 11 शेष नहीं बचे, यानी कि इसमें समान नहीं आएगा। फिर आपके लिए आपको 13 देखना है, तो ऑप्शन से आप बनाइएगा, बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये सवाल ही हम ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि x और y की आयु 3:1 के अनुपात में। अब 3:1 देख लेना सबसे पहले तो कौन सी है। जैसे ए भी है 3:1, ए भी 3:1 है, ए भी 3:1 है, यहाँ ए भी 3:7 किस ए भी है। तो ऑप्शन तो सभी 3:1 में है। अब बोला गया कि 15 वर्षों के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2:1 हो जाता है। तो 15 वर्ष हमको जोड़ना है। हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं। जैसे कि 30 में अगर हम 15 जोड़ेंगे, 30 और 10 में अगर हम 15 जोड़ते हैं, यहाँ पर हमने 15 जोड़ा तो 45 हो गया, और यहाँ पर हमने 15 जोड़ा तो 25 हो गया। तो यहाँ पर तो ये अनुपात 2:1 हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पर है 45 और यहाँ पर है हमारा 15। इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा 30। तो ए हमारा देखिए 30 से कम 30, 30 दूनी 60, ए बन गया 2:1 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन से ऐसे सवाल बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाते हैं, टाइम भी कम लगता है और बहुत आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पर बोला गया देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। हमारे कितने 5 पुरुष हैं, 12 दिन में किसी काम कर सकते हैं। वे उस काम को शुरू करते हैं और 5 दिनों के बाद 2 पुरुष काम को छोड़ के चले जाते हैं। काम को शुरू किया, 5 दिनों के बाद कितने 2 पुरुष चले गए, 5 दिनों के बाद काम को छोड़ के। तो कितने दिन बचे? अब 7 दिन। और पुरुष कितने बचे? 3, यानी कि 3 पुरुष उस काम को 7 दिन में पूरा करेंगे। 2 पुरुष काम को छोड़कर चले जाते हैं। बचे हुए पुरुषों द्वारा वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो बचे हमारे कितने? 3 पुरुषों द्वारा वह काम हमारा 7 दिनों में पूरा हो रहा है। तो हमारा 7 दिन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रीजनिंग से आ गया है। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित को एक सार्थक आरोही क्रम बनाने के लिए व्यवस्थित करें। यहाँ पर आरोही क्रम बनाना है। अब आरोही क्रम कैसे बनेगा? सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ पर महाद्वीप। महाद्वीप के अंदर क्या आएगा? देश। देखिए जैसे कि 3, फिर देश आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा राज्य, फिर आ जाएगा हमारा जिला, फिर आ जाएगा हमारा शहर। तो 34,251, 34,251 देख लीजिएगा। यहाँ पर 34,251 फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, ए नंबर का हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है एक विशेष कोड में, रीजनिंग देखिए, पक्षी का मतलब घोंसला है, घोंसले का मतलब गाय है, गाय का मतलब छप्पर है, छप्पर का मतलब कुत्ता है। अब ऐसे बोला गया कि पक्षी का घर क्या? तो पक्षी का घर क्या होता है? घोंसला। लेकिन घोंसला का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पर? कुत्ता। तो यहाँ पर पक्षी का घर क्या होगा? कुत्ता। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं ऑप्शन में, ये दिया गया हमारा कुत्ता घर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिएगा क्या बोला जा रहा है। इस श्रृंखला को देखें, इसके आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो ये देखिएगा, इस श्रृंखला को देखो और आगे कौन सी संख्या आ रही है ये पता लगाना है। तो इसमें देखिएगा क्या हो रहा है। जैसे कि अगर हम 4 में 3 का इंटू करते हैं और +3 करते हैं तो देखिए 15 बन रहा है कि नहीं। 4 × 3 = 12, 12 और 3 15 बन गया। अब ऐसे ही 15 में 3 का इंटू, 15 × 3 45 और 3 48 हो गया। इसमें भी 3 का इंटू करिए, इसमें 3 का इंटू करके हम 3 जोड़ देते हैं। तो हम 147 में 3 का इंटू करते हैं और 3 हम जोड़ देंगे। 147 में जब 3 का इंटू करेंगे तो 7 × 21, 4 × 3 = 12, 12 और 2 = 14, यहाँ पर एक हाथ से लगे 3 × 1 = 4 और हमको 3 जोड़ना है। हमारा 4 4 4 444 आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है घड़ी से क्वेश्चन है कि राहुल अपने टाइम पीस घड़ी के साथ परीक्षण करता है। वह टाइम पीस घड़ी को इस तरह सेट करता है कि शाम को 6 बजे यहाँ पर एक घड़ी है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 बजते हैं, यहाँ पर 10, 11, 1, 2, 3 के बाद 4, 5,
6 7 8, ठीक है, ये हमारी घड़ी हो गई है। वो क्या कर रहा है कि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 6 बजे की घंटे की सुई को पश्चिम की दिशा को संकेत करे तो मिनट की सुई की रात्रि 9 बजे किस दिशा में होगी। अब 6 बजे इसने कहाँ सेट कर दी, यहाँ पर इसने 6 बजे सेट कर दी वेस्ट। अब 9 बजाना, 6 से बस 7 8 9, तो 9 बजे कहाँ होगी हमारे नॉर्थ साउथ, उत्तर की साइड होगी कि उत्तर की साइड होगी कि नहीं होगी, इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला जा रहा है यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 6 के रूप में लिखा जाता है तो फ्रांस को कितने में लिखा जाता है, तो ग्रीन को कैसे संकेतित किया जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिएगा जी से कितने नंबर को डिनोट किया है, 3 नंबर से, जी को 3 नंबर से, यहाँ जी आ गया। इसमें आर कहाँ पर, आर, इसमें आर को किससे किया गया, 8 से, तो 8 आ गया हमारा। अब आ गया डबल ई, तो ई इसमें कितना है, आप देख लीजिए ई है यहाँ पर 1, तो 1 1 आ गया। अब आ गया हमारा एन, तो एन का नंबर क्या है 2, तो 38 112, 38 112 कौन में हमारा बी मिल जाता है। तो ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है, देखिए ब्लड रिलेशंस क्वेश्चन से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो हार्ड ही होगा। यहाँ पर बोला गया एक शादी में राम की ओर इशारा करते हुए, ये हमारा राम हो गया, यहाँ पर राम की ओर इशारा करते हुए बाणी कहती है, बाणी हो गई, ये इसकी ओर इशारा करते हुए कह रही है, उसकी माँ, इसकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है, इसकी माँ की इकलौती बेटी है, इसकी माँ कौन है, इकलौती बेटी है, तो यानी कि इसकी माँ की इकलौती बेटी है, तो इसकी कौन हुई, नानी। इसकी नानी कौन होगी, इसकी नानी जो होगी वो इसकी मम्मी की मम्मी होगी, यानी कि इसकी माँ होगी। तो अब बोला जा रहा है कि राम का बाणी से क्या संबंध है, राम का, किसका, राम का पूछा है, तो ये बाणी का राम कौन होगा, बेटा, कौन हो जाएगा, बेटा। यहाँ पर ए बाणी हो जाएगी राम की माँ और राम हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किसका पूछ रहा है, जिसमें का लगा उससे संबंध पूछा जाता है, जैसे राम का। यहाँ पर देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में निश्चित वर्णों का एक मैट्रिक्स व्यू दिया गया है। ए वर्ण एक निश्चित पंक्ति या बार या स्तंभ बार प्रवृत्ति का पालन करते हैं, या तो ऐसे संबंधित हैं या पर ऐसे संबंधित हैं। इस प्रवृत्ति का पता लगाएं और उसके अनुसार गायब अक्षर को, जो गायब अक्षर है हमारा यहाँ पर, इसमें हमको कौन सा अक्षर आ गया ये पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना होगा, इनका संबंध कैसा बन रहा है। संबंध देखिएगा, देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर आप 5 और 6 को हम जोड़ देंगे यहाँ पर 11 हो जाएंगे, 3 और 4 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 9 और 10 को यहाँ पर जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, और 35 और 34 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 69 ऑप्शन नंबर डी में हमको मिल जाता है। और संबंध देखना कैसा बन रहा है, उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में, ईंट दीवार से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कोष का अंग से। ईंट से हमारी क्या बनती है, दीवार बनती है, और हमारी सेल से हमारा पूरा शरीर बनता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से करने को मिल जाए। तो रीजनिंग वहाँ पर आएगी आपको 10 नंबर से कम की तो आएगी नहीं। तो रीजनिंग बहुत सिंपल भी है, रीजनिंग क्वेश्चन मैं करा भी दूंगा, क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप 10 नंबर अगर रीजनिंग में ला लोगे, वो पूरे में इंग्लिश में, जीएस में और मैथ में आप 5 नंबर ही, पूरे 10 नंबर ही नहीं ला पाओगे, आप 20-25 नंबर आ जाएंगे तो आप काम बन जाएगा। क्योंकि जो टेक्निकल इसका अच्छा होता है पता है मेरे को, उसका नॉन टेक्निकल बहुत वीक होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया कि नीचे दी गई समरूपता को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए 1:1 और 20 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, तो 20 का वर्ग यहाँ पर कर दीजिएगा 400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया मेरे पास पैसों की एक थैली है, ठीक है, मेरे पास एक पैसों की थैली है जिसमें बोला गया कि 525 सिक्के, कितने 525 सिक्के हैं। यहाँ पर बोला गया है 525 रुपये हैं। यहाँ पर बोला गया 25 पैसे के सिक्के हैं, कितने 25 पैसे के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हो गए, और 1 रुपये के भी सिक्के, 1 रुपये के भी सिक्के हो गए। समान संख्या में क्या बोल रहा है, समान संख्या में प्रत्येक पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर प्रत्येक पैसों के सिक्कों की संख्या बोला, प्रत्येक पैसों के सिक्कों की संख्या,
यहाँ पर तब 1 रुपये तब बनेगा तब हमारे 4 सिक्के होंगे, और यहाँ पर हमारे 2 सिक्के होंगे तब हमारा 1 रुपये बनेगा। और ये तो हमारा 1 रुपये है। हमारा रुपये 525 होना चाहिए, लेकिन समान सिक्कों में होना चाहिए। ए भी 300 होना चाहिए, ए भी 300 होना चाहिए, ए भी 300 होना चाहिए। इसे भी हम ऑप्शन वाइज ही कर लेते हैं। देखिए मैं कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर हम ऑप्शन वाइज इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन वाइज हम करेंगे। सबसे पहले हमारा 300 है, 300 हम लेंगे। 300 अगर हम 25 पैसे के सिक्कों को 300 सिक्के करते हैं, ठीक है, 300 करते हैं। अब यहाँ पर 4 सिक्के होंगे तो हमारा 1 रुपये होगा ना, तो हमारे 300 सिक्के में कितने रुपये बन जाएंगे? यहाँ पर 4 का भाग दीजिए, 4 7 28 हो जाएगा, और 4 पंचे यहाँ पर 2 बचे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितने बन गए? हमारे 75 रुपये होगा। और जैसे कि अगर हम यहाँ पे जब हम 300 सिक्के देंगे तो यहाँ पर हमारे 2 सिक्कों में 1 रुपये बनेगा, तो 300 सिक्के होंगे, लेकिन हमारे रुपये कितने होंगे? 150। कितने रुपये होंगे? 150, ठीक। और यहाँ पर तो हमारे 300 रुपये हो ही जाएंगे। तो 300 150 75 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 350। यहाँ पर 350 हो गए, 450 हो गए, 450, 500, 525। तो हमारे कितने? 300 सिक्के होंगे, प्रत्येक के पास 300 सिक्के होंगे, तो हमारे 300 सिक्के हो गए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जनरल इंग्लिश देख लीजिएगा। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया, आपने क्लास 10th 12th तो किया ही होगा, उसमें आपने जो यहाँ पर पैसेज जो आते थे वो तो आपने किए होंगे। अगर जिसको इंग्लिश आती अर्थ आता है तो वो तो कर ही लेगा, जिसको नहीं आते उसको मैं ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आप सबसे पहले आपको आना ऑप्शन क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपको पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट कैन ए मॉस्किटो बाइट लीड टू। यहाँ पर क्या मॉस्किटो जो मच्छर जो होते हैं क्या काट सकते हैं, यहाँ पर तो बोला गया। अब देखिए मॉस्किटो आपको देखना, मॉस्किटो इसमें कहाँ मिल रहा है। क्वेश्चन मत पढ़िएगा, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन पढ़िएगा, ये पैसेज मत पढ़िएगा, पूरा पैसेज छोड़ दे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। आपको जैसे कि हमको मान लो कि बिल्कुल अर्थ नहीं आता, जिसको अर्थ नहीं आता उसको ट्रिक बता रहा हूँ, जिसको अर्थ आता वो तो आसानी से कर ही लेगा। तो आपको देखना मॉस्किटो कहाँ मिल रहा है। देखिए इसमें देखिएगा तो आपको मॉस्किटो यहाँ कहीं मिल रहा है। हाँ ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है मॉस्किटो आपके लिए, ठीक है। यहाँ लिखा है कि बिकॉज ए मॉस्किटो कैन बी मैनी पीपल इन कोर्स इट्स लाइफ इट कैरी डिसीज। तो यहाँ पर आपके लिए ये ऑप्शन में कहीं दिया है कि यहाँ पर लिखा पीपल इन द कोर्स इट्स लाइफ, ये दिया है या फिर कुछ और दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया है। देखिए क्या दिया है, इसका आंसर क्या है। यहाँ पर तो कोई येलो फीवर हो जाता है उसके काटने से, या मलेरिया हो जाता है, या डेथ हो जाती है। ये तो कहीं दिया ना, आप पूरा पढ़िएगा, कहीं ये दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर देखिए इट मे बी माइनर एज इट एच बम्प एज सीरियस एज डेथ। देखिए यहाँ पर आपके लिए देखोगे तो आपकी ये पूरी लाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर पूरी लाइन आपको मिल जाएगी। देखिए ये लिखी गई है, देखिए पेन नहीं चल रहा सही से, ये यहाँ पर लिखा गया है। देखिए जब मच्छर काटते तो उनका रिजल्ट क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ द बाइट कैन बी ए माइनर एज एन अटैचिव बम्प ऑफ सीरियस डेथ भी हो सकती है। यानी छोटा बहुत बम्प, माइनर बम्प होगा, या पर आपकी सीरियस हो गया तो डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, ऐसे ही पैसेज आपका दूसरा मिलेगा तो आपको दूसरे में भी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको आना है यहाँ पर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ना है कि द मॉस्किटो मे बी ट्रांसमिट डिसीज थ्रू इट्स, क्या पूछ रहा है तो क्या ट्रांसमिट करता है वो अपनी सेल्युलर ट्रांसमिट हमें कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? सेल्युलर ट्रांसफर कर देता है, जिससे हमको बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ही पैसेज पूछा गया है। इसमें आपके दो यहाँ, इसमें भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आप इसमें पैसेज पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि मेल मॉस्किटो नीड ह्यूमन ब्लड टू सर्वाइव, नहीं करते हैं। ह्यूमन ब्लड को सर्वाइव करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। मेल मॉस्किटो यानी कि मादा मच्छर, यानी कि जो मेल होता है, पुरुष टाइप होता है, उस मच्छर में ब्लड सर्वाइव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा आसानी से। इसमें हम टाइम ज़ाहिर नहीं करते हैं क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इंग्लिश का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए DRDO में जो आपको इंग्लिश क्वेश्चन मिलेंगे उसमें एंटोनोमी, सिनोनोमी, इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइस पैसेज, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिंपल आप देख लीजिएगा, जितने आपसे बन जाएंगे उससे करिएगा।
और उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है भी नहीं, तो का भी आप मार ही सकते हो। डू यू नो अश्विन ही इज ब्रिलियंट स्पीकर, क्या आप जानते हो कि वह एक ब्रिलियंट स्पीकर है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या क्या पूछा गया, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण यहाँ पर पूछा गया। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, ब्रिलियंट। क्या है, क्या उसमें क्रिया है, अलग से विशेषता है कि बहुत तेज है, बहुत होशियार है, बहुत ब्रिलियंट है, हमारा ब्रिलियंट क्रिया विशेषण हो जाएगा। लोग एडवर्ब एडजेक्टिव यहाँ पर पूछ लिया है। यहाँ पर क्या पूछा है, प्रोपोजिशन, यहाँ पर प्रोपोजिशन पूछा है। तो यहाँ पर प्रोपोजिशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोपोजिशन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा प्रोपोजिशन है, दिस इज द बुक आई वॉज सर्चिंग, इसमें प्रोपोजिशन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, हमको यहाँ पर वर्ब के साथ एक खाली स्थान को भरना है, ठीक है। तो द NSS वॉलेंटियर टुक द इनिशिएटिव ऑफ स्पेलिंग्स इन द कैंपस, सैम्पलिंग इन द कैंपस। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्लांटिंग, TING आ जाएगी, यहाँ पर ING आ जाएगी, प्लांटेड, प्लांट्स, हेड प्लांट, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ING, प्लांटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या पूछा गया, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया। तो यहाँ पर है आपके लिए इनडायरेक्ट स्पीच, आपने 10th 12th में ट्रिक्स अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पर क्या होता था कि एक हम सबसे पहले ही सेड के आगे दैट लगा देते, जैसे कि दैट लगा दिए, और फिर टू यहाँ पर लगा देते हैड बीन, यहाँ पर क्या हैड बीन लगाए थे और पूरा सेंटेंस बना देते। तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट लॉस्ट पेन हैज़ बीन हटा के हैड बीन फाउंड, हैड बीन फाउंड हो गया। ये आपने ट्रिक्स से पढ़ा होगा, जिसको पूरी ग्रामर आती है वो तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो उसके लिए मैंने ट्रिक्स बता दी। कब होते ही सेड के बाद दैट लगा दीजिएगा, वो हैज़ बीन की जगह हैड बीन लगा दीजिएगा, हो गया। आइडेंटिटी द एडवर्ब फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें भी आपको एडवर्ब बताना है। तो यहाँ पर बोला है डोंट टॉक टू लाउड इन द चर्च, चर्च में यानी कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या नहीं करना है, कैसी आवाज़ में, यहाँ पर विशेषता क्या, एडवर्ब पूछा गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाउड, लाउड हमारा क्या हो जाएगा, एक विशेषता है कि ऊंची आवाज़, नीची आवाज़, एक अलग से क्या विशेषता क्या है यहाँ पर, ऊंची आवाज़, तो लाउड हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर पूछा गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपके लिए देख लीजिएगा। यहाँ पर द स्कूल मैनेजमेंट इज गोइंग टू बिल्ड एन ऑडिटोरियम, यहाँ पर आपने 10th 12th में पढ़ा होगा कि होता क्या था कि हम बाय लगा देते, यहाँ पर पीछे से लिखते थे, पीछे से इसमें लिखेंगे एन ऑडिटोरियम इज बिल्ड और बाय द स्कूल, यहाँ पर बाय द स्कूल, फिर जब पूरा सेंटेंस लगा दे बाय द स्कूल मैनेजमेंट, हो गया बाय द स्कूल मैनेजमेंट, बस बाय लगा पीछे से आप लिखिएगा और बाय लगा के पूरा आगे का सेंटेंस लिख दीजिएगा, आपका पैसिव वॉइस हो जाए, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी वीडियो एंड पेड कोर्स फ्री पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बोला गया है सिक्योरली हैड आई रीचड द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स आर, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको हमको बताना है कि वो क्या है। अंडरलाइन कौन से वर्ड्स, तो यहाँ पर कंजक्शन को अंडरलाइन किया गया। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।